चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर जो है यूपी पीसीएस जो बुक थी यूथ कंपटीशन टाइम की हमारी। यूपी पीसीएस पेपर 5 और 6 में पेपर 5 चल रहा था और उसका जो हमारा 8वां नंबर चैप्टर आ गया था। चैप्टर का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विशेष राज्य के जो चयन मानदंड होते हैं वो क्या होते हैं, राजभाषा राष्ट्रभाषा के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें संचित नीति और एवं आकस्मिक निधि के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक दल एवं निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके इसमें 8-9 क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं एक तरफ से। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन 8वें चैप्टर का, जो है विशेष मानदंड, विशेष जो राज्य स्पेशल स्टेटस दिया जाता है किसी राज्य को, उससे संबंधित है। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर पहला है, विशेष राज्यों के चयन का मानदंड क्या है? क्या इस मानदंड के आधार पर उत्तर प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रश्न क्या कह रहा है, विशेष राज्यों के चयन के मानदंड, विशेष राज्यों के चयन के मानदंड क्या होते हैं? क्या इस मानदंड के आधार पर उत्तर प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जा सकता है? तो आप जानते होंगे कई ऐसे राज्य होते हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा हमारे कई राज्यों को, जैसे हमारे पूर्वांचल के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, दक्षिण भारत के कई राज्य हैं, गुजरात वगैरह है, इनको इनकी विशेष परिस्थिति, अवस्थिति और स्थिति के आधार पर इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। होता क्या है, सब राज्य विशेष राज्य का दर्जा पाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश भी चाहता है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। इसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो उनको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे केंद्र द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है, केंद्र प्रायोजित, जो सामान्य राज्य होते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य, राजस्थान जैसे राज्य और कई ऐसे राज्य होते हैं जो सामान्य राज्य की श्रेणी में आते हैं, तो उनको केंद्र प्रायोजित जो योजना होती है उसमें 50% केंद्र सरकार योगदान देगी और 50% राज्य सरकार योगदान देगी। लेकिन अगर स्पेशल स्टेटस प्राप्त हो जाता है तो उसको 90% योगदान केंद्र सरकार देती है, और ऊपर से कोई अगर कंपनी कोई लगाना चाहता है तो उसको टैक्स में छूट दिया जाता है। और जैसे बजट में उसके लिए इतने रुपया केंद्र सरकार किसी विशेष योजना के तहत कोई राशि निर्धारित कर देती है, तो वो जो राशि होती है स्पेशल स्टेटस वाले राज्य में वो लैप्स नहीं होती है, यानी उस खत्म नहीं होती है, वो बनी रहती है, उसका उपयोग आगे वाले वर्ष में भी किया जा सकता है। तो यही कारण है कि बहुत सारे राज्य चाहते हैं, उत्तर प्रदेश भी चाहता है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए कुछ अवस्थितियां होती है। जैसे होता यह है कि विकसित ना हो, यानी कम विकसित हो, जैसे कम विकसित होना चाहिए, जनजातीय आबादी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लिंगानुपात कम, जनजातीय आबादी होना चाहिए, जो जनजातीय आबादी ज्यादा होना चाहिए, किसी सामरिक देश से सीमा साझा करते होने चाहिए, उसका जनसंख्या घनत्व कम होना चाहिए, ऐसे करके कई सारे मानदंड होते हैं और उत्तर प्रदेश बहुत कम मानदंड मतलब पूरा करता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को नहीं मिलता है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें कुछ जो प्रश्न है इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी दी हुई है और कुछ प्रश्न से संबंधित है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं, मतलब आंसर। हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनके पास विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्य, दक्षिण भारत के कई राज्य ऐसे हैं, पहाड़ी पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वे होते हैं। तो हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में समावेशी अगर हम विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उन राज्यों को केंद्र सरकार विशेष सहायता प्रदान करे। तो ये जरूरी होता है कि अगर समावेशी विकास करना है, सभी राज्यों को साथ लेकर चलना है, तो जो राज्य पिछड़े होते हैं उनको विशेष सहायता प्राप्त करें। अतः ऐसे राज्यों की पहचान के लिए एक मानदंड बनाया गया है जिसके आधार पर विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। कुछ मानदंड होते हैं जिनके आधार पर विशेष राज्य का दर्जा किसी भी राज्य को दिया जाता है, यानी किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को आधार बनाया जाता है। ठीक है। सबसे पहली चीज है, वो जो राज्य है जिसको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए उसमें पहाड़ी इलाका होना चाहिए, दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए, दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो। तो पहाड़ी इलाका उत्तर प्रदेश में देखो तो दुर्गम पहाड़ी इलाका उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। केवल जो पूरब और दक्षिण का क्षेत्र है, पूर्व और दक्षिण का हमारा जो क्षेत्र है, जैसे ये वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ के कुछ क्षेत्र पहाड़ी हैं। यहाँ थोड़ा सा क्षेत्र महोबा वगैरह, बांदा वगैरह में पहाड़ी, बाकी ज्यादा क्षेत्र यहाँ का पहाड़ी नहीं है। तो पहाड़ी इलाका होना चाहिए, दुर्गम इलाका होना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश का नहीं है। उसके बाद जिस राज्य को
स्पेशल स्टेटस मिलना है उसके लिए होना चाहिए कि जो जनसंख्या घनत्व आबादी घनत्व है वो कम होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं। उत्तर प्रदेश में आबादी घनत्व भी ठीक ठाक है। जनजाति आबादी अधिक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे जनजाति आबादी बहुत कम है। 1% से भी कम है हमारे यहाँ पे जनजाति आबादी। फिर दूसरी अगली चीज आती है, जो तीसरा मानदंड है, पड़ोसी देशों से लगे सामरिक क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। तो इस मानदंड को तो पूरा करता है क्योंकि नेपाल से सीधा साझा करता है, लेकिन एक ही मानदंड से थोड़ी ना हो जाएगा, कई सारे मानदंड पे पूरा होना चाहिए। आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में पिछड़ा होना चाहिए, ये भी है। राज्य की आय की प्रकृति निर्धारित नहीं होना चाहिए, ये तो है, राज्य की आय की प्रकृति तो निर्धारित है, किन किन चीजों से आय प्राप्त होती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को इन संबंधों में अगर देखा जाए तो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र उस हिसाब से नहीं है। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का ज्यादा है, जनजातीय आबादी बहुत ज्यादा कम है, पड़ोसी देशों से तो लगता है सीमा, आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में भी पिछड़ा हुआ है। तो कई सारे ऐसे मानदंड हैं जो आवश्यक हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पूरा नहीं करता, इसलिए उत्तर प्रदेश को नहीं मिल सकता है। तो हुआ एक था कि उत्तर प्रदेश को ये योजना चल रही थी, गाडगिल फार्मूला था, उसके आधार पर मतलब कि दिया जाता था। अब 2013 में एक और समिति बन गई, रघुराम राजन समिति। उसने कहा था, रघुराम राजन समिति ने तो यह तक कहा था कि ये जो स्पेशल स्टेटस देते हो उसके आधार पर हमको जो राज्य है उनको 3 श्रेणियों में बांट देना चाहिए। एक होते हैं जो बहुत कम विकसित होते हैं, एक कम विकसित होते हैं, एक होते हैं अपेक्षाकृत विकसित होते हैं। तो उनके आधार पर उनको अनुदान दिया जाना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश पा सकता है, पहले जो मेन भाग है, जैसे हमारा उत्तर का जो या प्रश्न का जो मेन भाग हमारा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विशेष राज्यों के चयन के मानदंड क्या होते हैं। तो विशेष चयन के मानदंड मतलब कैसे क्यों जरूरी होता है ये लिखा हुआ है, विशेष चयन के मानदंड क्या होते हैं, फिर क्या इस मानदंड के आधार पर उत्तर प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या उत्तर प्रदेश को प्रदान किया जा सकता है। तो देखिए इसमें कहेगा नहीं प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पास स्वयं इतने संसाधन है, उन्हीं के हिसाब से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे कह रहा है, उत्तर प्रदेश का बहुत ही कम हिस्सा पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया तो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र का अधिकांश भाग उत्तराखंड में चला गया था। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कहीं से भी कम नहीं हम कह सकते हैं। जनसंख्या घनत्व भी ठीक ठाक है। साथ ही साथ जो जनजातीय आबादी होना चाहिए वो अधिकांश आबादी जनजातीय आबादी होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनजातीय आबादी 0.57% है, जो 1% से भी कम है। अतः विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के मानदंड जो है वो उत्तर प्रदेश उसमें खरा नहीं उतरता है। परंतु अगर रघुराम राजन समिति, रघुराम राजन समिति ने क्या कहा था कि जो राज्य होते हैं उनको स्पेशल स्टेटस मत दो, उनको 3 श्रेणियों में बांट दो, बहुत कम विकसित, ठीक है, कम विकसित और अपेक्षाकृत विकसित, और उसके आधार पर उनको अनुदान दिया जाना चाहिए। तो परंतु रघुराम राजन समिति द्वारा सुझाए गए वर्गों में उत्तर प्रदेश को कम विकसित राज्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अतः उत्तर प्रदेश यद्यपि विशेष राज्यों के दर्जे के लिए आवश्यक मानदंडों पर खरा नहीं उतरता, फिर भी विगत कुछ वर्षों पर ये निष्कर्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश यद्यपि कोई जरूरत नहीं, जब मिला नहीं, अंगूर मिला नहीं, यानी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला नहीं, तो उसी हिसाब से निष्कर्ष निकाल के कह रहा है उत्तर प्रदेश यद्यपि विशेष राज्यों के दर्जे के लिए जो आवश्यक मानदंड होते हैं उन पर खरा नहीं उतरता है, फिर भी विगत कुछ वर्षों की प्रगति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का विकास बिना विशेष दर्जे के प्राप्त किए ही हो सकता है। अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसको कहते हैं अतिरिक्त जानकारी। ये प्रश्न अगर उत्तर वहां पे आएगा तो लिखने के लिए तो इतने में ही पूरा हो गया होगा, अब इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अतिरिक्त जानकारी क्या कह रहा है, वर्ष 1969 से पहले तक केंद्रीय सहायता के लिए कोई निश्चित फार्मूला नहीं था। उस समय तक योजना आधारित अनुदान राज्यों को दिया जाता था। वर्ष 1969 में गाडगिल फार्मूले का अनुमोदन करते हुए केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया था। यानी 1969 में गाडगिल फार्मूले के तहत इनको प्रदान, अब गाडगिल फार्मूले को बाद में संशोधन भी कर दिया गया, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा अपने व्यय का 41% हिस्सा, जितना भी उसको राजस्व प्राप्त होता है उसका 41% हिस्सा राज्यों को निम्न आधार पर प्रदान किया जाता है। किस आधार पर, 60% जनसंख्या के आधार पर, 25% प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। उस राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो उसको कम मिलेगा, और कम होगी तो अधिक मिलेगा, और 7.5% राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर। यानी राजकोषीय प्रदर्शन भी तो सुधारो। अगर कोई राज्य अनुदान पाना चाहता है केंद्र सरकार से, तो गाडगिल जी ने ये कहा था गाडगिल फार्मूले के तहत कि उसको राजकोषीय प्रदर्शन अपना सुधारना चाहिए, उसको प्रति व्यक्ति आय ठीक होना चाहिए, जनसंख्या
के आधार पर मिलता है। जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी उसको ज्यादा विकास कार्यों के लिए आवश्यकता होगी, ज्यादा रोजगार की आवश्यकता होगी। 7.5% राज्यों की विशेष परिस्थिति के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए। पहले चलता था गाडगिल फार्मूला, जिसके तहत जनसंख्या को देखा जाता था, प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता था, राजकोषीय प्रदर्शन देखा जाता था, राज्य की विशेष स्थिति देखा जाता था। फिर 2013 में बनी क्या, रघुराम राजन समिति। ये हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। वर्ष 2013 में बनी रघुराम राजन समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों को विशेष दर्जा देने वाले मापदंडों को समाप्त करके देश के 28 राज्यों को सबसे कम विकसित, यानी रघुराम राजन समिति ने जो विशेष दर्जा स्पेशल स्टेटस दिया जाता था उस मानदंड को खत्म कर दिया और ऐसा कहा कि जितने भी हमारे 28 राज्य हैं उनको 3 श्रेणियों में बांट दो। कौन कौन सी श्रेणी? एक होता है सबसे कम विकसित वाली श्रेणी, सबसे कम विकसित वाला राज्य, कम विकसित राज्य, अपेक्षाकृत विकसित राज्यों की श्रेणी में इनको बांट दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस आधार पर बांट दिया जाना चाहिए। इस समिति ने राज्यों को धन देने के लिए एक नई प्रणाली का सुझाव दिया था जो बहुआयामी सूचकांक पर आधारित होती थी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा जो अगला हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त होने से लाभ क्या होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा था कि विशेष राज्य का दर्जा पाने के मानदंड क्या होते हैं और उत्तर प्रदेश को क्या इन मानदंडों के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा प्रदान दिया जा सकता है। तो आया था नहीं दिया जा सकता। अब कह रहा है इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हम डायरेक्ट आंसर के मुख्य भाग में जाएंगे। प्रश्न का जो मुख्य भाग है वो ये कहता है विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्राप्त होने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे, फ्रेमिंग तो सीख जाएंगे लेकिन पहले देखेंगे क्या क्या लाभ होते हैं। तो अगर हम देखें तो किसी भी राज्य को विशेष राज्य का जब दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या होता है, उस राज्य में विशेष पैकेज की सुविधा दी जाती है। ठीक है, विशेष पैकेज की सुविधा दी जाती है। जैसे किसी विशेष क्षेत्र जो पिछड़ा वो होता है उसके लिए अलग से विशेष पैकेज की सुविधा दी जाती है कि यहाँ विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते हैं उनमें छूट दी जाती है। सरकार कहती है कि हम टैक्स देते हैं, लो यहाँ पे कंपनियां लगाओ, ये सारी चीजें लगाओ। जो केंद्र सरकार सहयोग करते हैं, केंद्रीय सहयोग के तौर पर जितनी भी राशि प्रदान की जाती है उसका 90% हिस्सा अनुदान के रूप में, यानी अनुदान के रूप में, यानी जो सामान्य राज्य होते हैं उनको इतना ज्यादा अनुदान जो भी सहयोग मिलता है उसमें अनुदान कम होता है। जैसे 50% अनुदान होगा, 50% ऋण के रूप में दिया जाएगा, यानी ऋण के रूप में वो राशि होगी जो वापस लौटानी है ब्याज के साथ में। और अनुदान के रूप में होता है जो फ्री में मिल गया, सरकार दे दिया, के लिए दान में दे दिया। तो लेकिन जो विशेष श्रेणी का दर्जा पाए राज्य होते हैं उनको 90% दान के रूप में, अनुदान के रूप में, और 10% ऋण के रूप में मिलती है। विशेष पैकेज की सुविधा मिलती है विकास कार्यों के लिए, टैक्स में राहत मिल जाती है। मान लो अव्ययित राशि लैप्स न होकर के अगले वर्ष के लिए अग्रेसित हो जाती है। यानी इसका मतलब ये होता है जैसे केंद्र सरकार द्वारा इतनी बजट की कुछ राशि है वो निर्धारित कर दी जाए, इसके विकास कार्यों के लिए राज्य के लिए दिया जा रहा है, लेकिन मान लो वो खर्च नहीं कर पाया, अव्ययित रह गई, तो वो खत्म नहीं होती है वित्तीय वर्ष खत्म होने पर, एक साल खत्म होने पर, बल्कि वो अगले साल के लिए अग्रेसित हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी तरह क्या होता है, निजी निवेश के अवसर बढ़ते हैं जिससे रोजगार में वृद्धि और विकास होता है। सरकार टैक्स में छूट देगी, बहुत सारी चीजें करेगी, तो निजी कंपनियां भी आएंगी, चलो भाई वहां पे कंपनियां लगाते हैं, वहां पे टैक्स कम पड़ेगा। सिंगापुर वगैरह में काहे इतना विकास होता है, क्योंकि वहां पे टैक्स जीरो होता है, टैक्स बहुत कम होता है। तो ये विशेष श्रेणी का दर्जा पाने के लिए मतलब कि ये लाभ होते हैं, इससे पाने वाले ये लाभ होते हैं जो विशेष श्रेणी का दर्जा। अब क्या होता है, इससे समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं। तो विशेष श्रेणी का दर्जा अगर किसी राज्य को दिया जा रहा है या कई राज्यों को दिया जा रहा है तो इससे केंद्र सरकार पर या देश की सरकार पर क्या समस्याएं आती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो ये देखते हैं। सबसे पहले ये होता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इस संबंध में कुछ चिंताएं भी परिलक्षित होती हैं। जैसे यह केंद्रीय वित्त पर बढ़ते बोझ का कारण बनता है। यानी सब अगर सब मांगने लगेंगे, सबको देने लगेंगे तो केंद्र सरकार पर बोझ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो उसी तरह ये केंद्रीय वित्त पर बढ़ते बोझ का कारण बनता है। एक राज्य को विशेष कर राज्य का अगर आप दर्जा दे देते हो तो इससे अन्य राज्यों से भी ऐसी मांगे बढ़ने लगती हैं। जैसे कोई सामान्य राज्य होगा वो भी सोचेगा कि हमको ऐसे दर्जा मिल जाए। तो सबसे पहली चीज होती है कि केंद्रीय वित्त पर इसके कारण बोझ बढ़ता है। एक राज्य को अगर आप दर्जा दे देते हैं तो अन्य राज्यों से भी ऐसी मांगे आने लगती हैं। जैसे कि हमारा बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा भी विशेष राज्य का दर्जा पाना चाहते हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। पुनः केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी राज्य की व्यवस्था
की जगह विशेष पैकेज प्रदान करने की व्यवस्था अपनाई गई है। यानी जो विशेष स्पेशल स्टेटस दिया जाता है उसकी जगह में अब क्या दिया जाता है, विशेष पैकेज की व्यवस्था अपना ली गई है। ठीक है, लेकिन हुआ है कि आगे चल के ये जो स्पेशल स्टेटस था, विशेष पैकेज था, उसके स्थान पर जब 14वां और 15वां, तो 14वें वित्त आयोग ने आया, उसने कह दिया कि अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यानी 14वें वित्त आयोग जो गठन किया गया, 5 वर्ष में होता है वित्त आयोग का गठन, इसने साफ साफ ये साफ कर दिया कि अब से विशेष राज्य का दर्जा किसी भी राज्य को नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इस आयोग ने, जो 14वां वित्त आयोग था, उसने कहा केंद्र सरकार की जो कर योग्य आय होती है उसका 42% हिस्से को राज्यों के साथ में बांटा जाएगा, यानी विभाजन पूल का हिस्सा होगा। यानी अभी तक जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा देती थी, अब जो आय होती है, चूंकि केंद्र सरकार के जो आय के साधन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, राज्य सरकार के आय के साधन कम होते हैं, तो जो वित्त आयोग था उसने कह दिया कि अभी तक जो केंद्र सरकार की जो कर योग्य राशि होती है उसमें पहले 30% था या 25% था, उतना भाग केंद्रीय राजस्व का, जैसे केंद्रीय कर जो केंद्र सरकार प्राप्त करती है उनका 35%, 25%, 30%, ऐसा हिस्सा क्या कहते हैं राज्य सरकारों को देती थी, वो बांटती थी। लेकिन अब क्या है, ये 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि जो भी कर योग्य राज्य केंद्र सरकार की कर योग्य आय होगी उसका 42% हिस्सा राज्यों को स्थानांतरित किया जाएगा, अर्थात 42% को विभाजन पूल या विभाजित पूल में रखा गया, जिससे बिना जो राज्य होते हैं उनको बिना विशेष श्रेणी राज्य का स्तर प्राप्त किए, ठीक है, संसाधन अंतर को कम किया जा सकता है, यानी उनके पास संसाधन बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से निष्कर्षता 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद, 14वें 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद अब विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की जो मांग है वो कम हो गई है या नहीं होने लगी है, क्योंकि अब केंद्र सरकार राज्यों को पहले से अधिक पैसा उधार कर देती है, उपलब्ध कराती है, पहले से अधिक पैसा उपलब्ध कराती है, साथ ही पंचायतों को अलग से भी पैसा दिया जाता है। तो ये हो गया, मुख्य भाग खत्म हो गया कि इसके लाभ क्या होते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या होगा, केंद्रीय वित्त पर बोझ पड़ेगा, अन्य राज्य भी इसकी मांग करने लगेंगे, ये हो जाएगा, इसको हटा दिया गया। अब इसमें क्या दिया हुआ किताब में, चलिए देखते हैं प्रश्न शुरुआत कहाँ से होते हैं। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने से क्या लाभ होते हैं, तो भारत के कुछ राज्यों को पूर्व में राष्ट्रीय विकास परिषद है उसने, तो भारत के कुछ राज्यों को पूर्व में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे कि उनको अपने विकास में सहयोग प्राप्त हो सके। यानी जो राष्ट्रीय विकास परिषद था उसने कुछ मानदंड निर्धारित किए थे जिसके आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता था, ताकि वह अपने विकास के लिए आवश्यक संसाधन के लिए सहयोग केंद्र सरकार से प्राप्त कर सके। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रावधानों के अनुसार सामरिक महत्व की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो राज्य होते हैं, यही राष्ट्रीय विकास परिषद ने ये सारे मानदंड सुझाए थे, जिनको यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रावधानों के अनुसार सामरिक महत्व की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित ऐसे पहाड़ी राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है जिसके पास स्वयं के संसाधन स्रोत सीमित होते थे। ठीक है, वर्तमान में 11 ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न खत्म होता है। इसके ये पूछ क्या रहा था, विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त होने से क्या लाभ होते हैं, तो लाभ हमारे यही होते हैं, इनको विस्तार करके इनको लिखा जा सकता है। ठीक है, हाँ, प्रश्न नंबर 3 जो हमारा है वो राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, किसी राज्य की राजभाषा को अपनाने का संवैधानिक आधार क्या होता है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो हम समझते हैं इसको आसान भाषा में। देखिए, राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा, और एक होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा एक राजभाषा है जो राजकाज चलाने की भाषा होती है। जैसे कि जब मुगल काल था तो उस समय हमारी राजभाषा क्या थी, फारसी थी, क्योंकि जितने भी राजकीय काम होते थे, जितने भी पत्राचार होते थे, विभाग उस समय के काम करते थे, वो फारसी में काम करते थे। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, 2 राजभाषा है, एक राजभाषा है हिंदी और दूसरी राजभाषा है उर्दू। यानी जितने भी राजकीय काम होते हैं, जितने भी हमारे राजकाज के काम होते हैं, सरकारी काम होते हैं, फाइलिंग होती है, लिखे जाते हैं, वो सभी हिंदी में लिखे जाते हैं और साथ साथ जहाँ जरूरत पड़ती है उर्दू भाषा में लिखे जाते हैं। और ये होती है राजभाषा, जो राजकाज की भाषा होती है, शासन चलाने के लिए जो भाषा होती है। दूसरी होती है, हम जानते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा होती है
आम जनमानस की भाषा होती है। इसमें भावनात्मक लगाव होता है, जैसे इसी से निकला राष्ट्रवाद। इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी तो सीमा होती है राजभाषा की कि इन इन विभागों में उपयोग किया जाएगा, इन इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी एक प्रादेशिक सीमा होगी। लेकिन राष्ट्रभाषा की कोई सीमा नहीं होती। आप जानते हैं कि जो हमारी कोई जो बॉर्डर के आसपास के जो देश रहते हैं, जैसे बांग्लादेश में भी बांग्ला बोली जाती है और पश्चिम बंगाल में भी बांग्ला बोली जाती है, तो इसको राष्ट्रभाषा कह सकते हैं कि वो लोग कहेंगे कि हमारी राष्ट्रभाषा यही है। इस प्रकार से तो राष्ट्रभाषा में भावनात्मक लगाव होता है, ठीक है। और ये इसकी सीमा निर्धारित नहीं होती, ये आम जन की भाषा होती है और राजभाषा जो होती है राजकाज की भाषा होती है। तो संविधान में 345वां जो अनुच्छेद है उसमें ये बात कही गई है कि कोई जो राज्य है वो अपने प्रदेश में चलने वाली कोई भाषा होगी तो एक भाषा चाहे तो एक भाषा को राजभाषा का दर्जा दे सकता है, या दो भाषा को चाहे तो दो भाषा का दर्जा दे सकता है, या हिंदी को चाहे तो हिंदी को राजभाषा दे सकता है। जैसे दक्षिण भारत के राज्य हैं वो चाहे तो हिंदी को भी दे सकते हैं, अपने राज्य में चलने वाली राजभाषा है उसको भी राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। इस आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश में पहले हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, फिर कुछ समय पश्चात ये देखा गया कि देखो हिंदी हमारे सबसे बड़े अब सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है और हिंदी की ही कई उपबोलियां जो है, जैसे पूर्वांचल में भोजपुरी चलती है, अवधी चलती है मध्य भाग में उत्तर प्रदेश में, फिर दक्षिण भाग में हमारे जैसे महोबा वगैरह क्षेत्र है, बांदा वगैरह क्षेत्र में वहां पर बुंदेली चलती है, पश्चिमी भाग में खड़ी बोली चलती है, ब्रज क्षेत्र में ब्रज भाषा तो ये हिंदी की ही उपबोलियां हैं। तो हिंदी इतने बड़े क्षेत्र में इतने बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी करीब 20% के लगभग है और वो उर्दू भाषा का प्रयोग करती है, तो इसके लिए उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो अब हम देखते हैं कि किताब में हमारे क्या आंसर दिया हुआ है। किसी राज्य की राजभाषा को अपनाने का संवैधानिक आधार क्या होता है? उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में चर्चा करें तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए उपयुक्त होती है उसे ही राजभाषा कहा जाता है। हमारे संविधान में राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान 345 के अनुच्छेद में किया गया है और इसमें कहा गया है कि राज्यों को अपनी प्रादेशिक राजभाषा स्वयं चुनने का अधिकार है, ठीक है। किसी राज्य का विधानमंडल, जो राज्य का विधानमंडल है, उस राज्य में बोली जाने वाली या प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक भाषा या फिर अधिक भाषाओं को या फिर हिंदी को उस राज्य की, यानी 345वें अनुच्छेद में कह रहा कि विधानमंडल ये कर सकता है या तो एक को कर दे, एक से अधिक भाषा को कर दे, या हिंदी को उस राज्य की सभी या किन्हीं प्रशासनिक प्रयोजन के लिए, यानी ये सभी प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए या किसी विशेष प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है विधानमंडल, ठीक है। इस अनुच्छेद के आधार पर उत्तर प्रदेश ने पहले हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया, पुनः वर्ष 89 में उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया। बहुसंख्यक क्यों हिंदी को क्यों उत्तर प्रदेश की राजभाषा का दर्जा बनाया गया, इसका कारण क्या है? तो कारण यही होता है कि बहुसंख्यक आबादी द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश राज्य की राजभाषा हिंदी है, क्योंकि इसकी अधिकांश जनता द्वारा या तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है या हिंदी भाषा की किसी उपबोली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी कारण इसको राज्य की प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये है, अब ये है यहाँ पे संविधान अतिरिक्त जानकारी दिया, वही संविधान के अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि विधानमंडल ऐसा कर सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। किताबों में ये चीजें लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन आप वहां भी आंसर में कई लोग घुसेड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। मेन जो चीज पूछा गया वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 19% से अधिक मुस्लिम समुदाय, फिर दूसरी राजभाषा की बात आई तो बाद में चल करके हमने पहले हिंदी को दे दिया, फिर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 19% से अधिक आबादी मुस्लिम लोगों की है, जो काफी अधिक होती है। इन लोगों द्वारा सामान्यतः उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है, अतः इतनी बड़ी जनसंख्या की भाषा को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता था। इसीलिए 1980 के दशक में उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने की मांग उठने लगी। अतः 89 में, यानी 1980 में मांग उठी और 89 में जाकर के विधानसभा द्वारा कानून पास करके शासकीय भाषा कानून जो 1951 है उसमें धारा 3 जोड़ी गई और उर्दू को भी राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। निष्कर्ष क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश ने हिंदी और उर्दू को राजभाषा का दर्जा प्रदान करके न सिर्फ संवैधानिक उपबंधों का पालन किया है, बल्कि राज्य की अधिकांश जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उचित स्थान भी प्रदान। जो चौथा हमारा क्वेश्चन है वो है राज्य की संचित निधि क्या होती है और इससे धन निकासी का संवैधानिक प्रावधान क्या है, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। यानी क्वेश्चन के 3 भाग हैं। पहला क्या
क्या कह रहा है, संचित निधि होती क्या है, इससे धन निकालने का संवैधानिक प्रावधान क्या है, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश संचित निधि का बहुत, संचित निधि क्या होती है सबसे पहले यही देखते हैं। तो हम जानते हैं राज्य सरकार को जितने भी सोर्स से, कर राजस्व से, गैर कर राजस्व से, जितने भी स्रोतों से जो पैसा प्राप्त होता है वो संचित निधि के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार जितने भी तरह के ऋण लेती है, जैसे उसके पास जो भी संपत्ति के कागजात होंगे, ट्रेजरी बिल होंगे, उनको मार्केट, जैसे हम होते हैं, हमको अगर लोन चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं, बैंक के सामने। बैंक के सामने अपने जमीन जायदाद का जितना होता है, घर के कागज रखते हैं, सरकार लोन देती है बैंक। उसी प्रकार से सरकार को भी लोन चाहिए होता है, तो उसके बीच बीच जो संपत्ति होती है, ट्रेजरी होती है, उसका बिल जारी करती है, तब उसको ऋण प्राप्त करता है। तो राज्य सरकार को जितनी भी प्राप्त होने वाली प्राप्तियां होती हैं, ठीक है, ट्रेजरी बिल जारी करके जितना भी ऋण प्राप्त होता है, या फिर सरकार ने पहले कोई ऋण दिया है, उस वो वापस आया है, उसका ब्याज वापस आया, तो वो भी इसमें संचित निधि में जमा कराया जाता है। तो ये होता है संचित निधि। संचित निधि होती है, ठीक है। संचित निधि से धन, चूंकि संचित निधि से धन कैसे निकाला जाता है, तो संचित निधि से पर धन नियंत्रण जो होता है उस राज्य की विधानमंडल का होता है। ऐसे ही कोई पैसा नहीं निकाल सकता। एक होता है संचित निधि, एक होता है आकस्मिक निधि। तो संचित निधि से कोई भी पैसा अगर निकालना है, क्योंकि जनता का पैसा होता है, तो ऐसे निकाल ले, कोई कह दो निकाल। तो इसमें क्या होता है, जब हम जानते हैं जो विधानमंडल में पक्ष विपक्ष, एक दल कई दल होते हैं, नेता होते हैं तरह तरह के, तो विधानमंडल का नियंत्रण होता है। और कोई भी पैसा इससे निकालना है तो विधानमंडल में दो तरीके से, एक होता है विनियोग विधेयक, उसको पारित कराओ तब पैसा निकालोगे, कोई भी पैसा निकालना है। एक होता है अनुपूरक विधेयक, अनुपूरक अनुदान संबंधी विधेयक। अनुपूरक मतलब होता है कोई योजना चल रही थी, पूरी नहीं हो पाई, उसको पूरा करने के लिए जो विधेयक लेकर आए उसको अनुपूरक अनुदान विधेयक कहते हैं। इन दोनों को, यानी एक होता है विनियोग विधेयक, एक होता है अनुपूरक अनुदान विधेयक। उन दोनों को अगर जिस आधार पर धन चाहिए पारित कराओ, पैसा ले जाओ, यानी राज्य का विधानमंडल का उस पर नियंत्रण रहता है। ये होते हैं उसके संवैधानिक प्रावधान। इसके लाभ क्या होते हैं? लाभ यही होते हैं कि इसको अगर आप संचित निधि बना लिया तो उसकी गणना करना आसान होता है। जैसे एक जगह में आपका पैसा रखा होगा तो उसको गिन लोगे आसानी से कितना पैसा, फिर उस आधार पे आप अपने भविष्य की योजनाएं बना पाओगे, आप बजट बना पाओगे। तो वही इसके लाभ होते हैं। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है और इसकी गणना करना आसान होती है, ये सारी चीजें होती है। तो हम देखते हैं उत्तर में क्या दिया है। तो सबसे पहले यही जो प्रश्न का पहला भाग है वही पूरा करता है। इसमें कह रहा है राज्य सरकार की सभी प्राप्तियां, ठीक है, जितनी भी कर गैर कर प्राप्तियां होती हैं राजस्व से, ट्रेजरी बिल जारी कर प्राप्त किए जाने वाले ऋण से, यानी सरकार जो लोन देती है, सरकार को जो ऋण अदायगी यानी दिए गए जो ऋण है वो के माध्यम से सरकार को प्राप्त धन राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाता है। भारत की संचित निधि एवं राज्यों के जो संचित निधि होती है उनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया। यानी 266 में भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि के बारे में बताया गया है। अब 266 में ही, ठीक है, संचित निधि से धन निकासी का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या करते हैं? धन केवल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम और अनुपूरक या फिर विनियोग विधेयक द्वारा निकाल लो, या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम के बाद ही निकाला जा सकता है। ये अधिनियम लेकर आओ, विधेयक लेकर आओ, वहां पास कराओ, तभी निकाल सकते हो पैसा। इस पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं? कह रहा है भारित व्यय होते हैं जितने भी संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति होते हैं, जो पद होते हैं, जैसे राज्यपाल होता है, विधानसभा के जो विधानसभा विधान परिषद होते हैं इनके जो चेयरपर्सन होते हैं, जैसे विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, जैसे राज्यपाल होता है, विधान परिषद के सभापति उपसभापति होते हैं, जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं उनके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते होते हैं, ऋण शुल्क, ठीक है, ये जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है। और न्यायालय कोई निर्णय दे दिया, किसी भी अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय, डिक्री या पुरस्कार को संतुष्ट करने के लिए कोई आवश्यक राशि कोई निर्णय दे दिया, अब उसको लागू कराने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो वो संचित निधि से आता है। संविधान द्वारा घोषित अन्य व्यय, तो इतनी सारी चीजें संसद संचित निधि पर भारित होती हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर कोई अधिकारी होगा संचित निधि पर धन अगर उसका भारित हो जाएगा तो वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा। न्यायपालिका है, अगर वो राज्य के ऊपर निर्भर रहेगी, सरकार के ऊपर निर्भर रहेगी और वो न्याय ही नहीं दे पाएगी, वो उसका वेतन रोक लेगा। तो उसी लिए है कि ये अपने पद पर भय मुक्त होकर काम कर सके, निडरता से काम कर सके। पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष उसको भी भारित कर दिया जाता है, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद में वो किसी पार्टी का अध्यक्ष सदस्य नहीं रह जाता, बल्कि पूरे विधानमंडल का सदस्य हो जाता है, विधानसभा का अध्यक्ष हो जाता है। तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि इनको संचित निधि पर भारित कर दो ताकि ये भय मुक्त होकर काम कर सके। ठीक है, उत्तर प्रदेश
कि संचित निधि से धन निकासी हेतु राज्य विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक होता है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। संविधान में ऐसा प्रावधान सरकारी खर्च को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया गया। इसका लाभ क्या होता है? तो लाभ यही होता है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और संचित निधि पर जमा धन की गणना आसान हो जाती है और बजट बनाने में भी सहायता मिलती है। हम संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारी पदाधिकारियों का वेतन जब राज्य के संचित निधि पर भारित होता है तो सेवा काल के दौरान इसमें कटौती भी नहीं की जा सकती। इससे क्या होता है? पदाधिकारी भय मुक्त होकर अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हैं और भ्रष्टाचार में भी कमी आती है। संचित निधि पर राज्य विधानमंडल का नियंत्रण होता है, जिससे जनता के पैसों को मनमाने रूप से कोई खर्च नहीं कर सकता है। ठीक है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि राज्य की संचित निधि पर विधानमंडल के नियंत्रण से सरकारी खर्चों पर लगाम लगती है और टैक्स दाताओं के पैसे का उपयोग राज्य के विकास कार्यों में होता है। तो चलिए ऊपर से हम इसको पढ़ते आते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है एक बार के अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो संचित निधि के बारे में बताया जा रहा है, तो राज्य की संचित निधि क्या होती है? जो प्रश्न है क्या होती क्या है, तो बता देंगे क्या होती है। जो राज्य सरकार की संचित निधि से तात्पर्य राज्य सरकार की सभी प्राप्तियां, ऐसे लिख सकते हैं, राज्य सरकार की संचित निधि से तात्पर्य राज्य सरकार की सभी प्राप्तियां ट्रेजरी बिल जारी कर प्राप्त किए जाने वाले ऋण अदायगी के माध्यम से प्राप्त राशि संचित निधि के अंतर्गत आती है। भारत की संचित निधि और राज्य के संचित निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है और 266 में ही इस संचित निधि से धन निकासी का प्रावधान भी किया गया है और यह विधानमंडल के नियंत्रण में रखा गया है। ठीक है। संचित निधि से किसी भी प्रकार का धन निकालने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा दो तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे? विनियोग अधिनियम को विधेयक को पारित करा के, अनुपूरक अनुदान संबंधी विधेयक को पारित करा के। ठीक है, दो तरीके से। और इस पर भारित व्यय किसका किसका होता है? राज्यपाल का, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, विधान परिषद के सभापति उपसभापति का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। कोई ऋण शुल्क जिसके लिए राज्य उत्तरदायी है, जैसे ऋण लिया था तो उसको भी तो अदा करना है। अदालत का कोई निर्णय है, डिक्री है, पुरस्कार है, उसको संतुष्ट करना है, उसको पूरा कराना है। संविधान द्वारा और कोई चीज दे दिया गया है तो उसको उस पर भारित होता है। इसके लाभ क्या होते हैं संचित निधि के? कि गणना आसान हो जाती है, एक जगह होता है, बजट बनाने में आसानी रहती है। अगर संचित निधि पर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि संवैधानिक पदों पर आसीन जो पदाधिकारी होते हैं उनको वेतन इन्हीं पर भारित कर दिया जाता है संचित निधि के, जिससे क्या होता है कि सेवा काल के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है और अधिकारी पदाधिकारी भय मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाते हैं, भ्रष्टाचार नहीं रहता है, हमारा प्रशासन में दक्षता आती है। विधानमंडल का इस पर नियंत्रण होता है संचित निधि पर, इसलिए जनता के पैसों को मनमाने रूप से खर्च भी नहीं किया जा सकता है। कोई धन तभी निकाला जा सकता है जब अनुपूरक अनुदान अधिनियम या विनियोग विधेयक पारित कराया जा सके। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राज्य की संचित निधि पर विधानमंडल के नियंत्रण से सरकारी खर्चों पर लगाम लगती है और टैक्स दाताओं के पैसे का उपयोग राज्य के विकास कार्यों के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राज्य की आकस्मिक निधि के बारे में। किसी राज्य की आकस्मिक निधि क्या होती है? इस निधि से धन निकासी का संवैधानिक प्रावधान क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? संचित निधि। अब पढ़ेंगे आकस्मिक निधि। तो दो तरह की निधि बनाई जाती है। संविधान निर्माता बड़े ही हमारे दूरदर्शी थे, वो जान रहे थे कि जो अगर पूरे धन को ही हम ऐसा भी धन में जितना भी सरकार का पैसा होता है उन्होंने दो भागों में बांट दिया। कह दिया एक जो पैसा होता है उससे धन निकालना है तो जो हमारा विधानमंडल होता है, केंद्र की सरकार में जो हमारी संसद होती है, राज्यसभा विधानसभा होते हैं, और राज्य में विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद होते हैं। तो इनसे अगर हम क्या कहते हैं, कोई धन संचित निधि से, क्योंकि जनता का पैसा है, दोनों निधियों में चाहे आकस्मिक निधि हो चाहे संचित निधि, दोनों में जनता का पैसा होता है और इस पर किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होगा तो नेता चाहे जितना पैसा निकालते रहेंगे। तो उसी को सुरक्षित करने के लिए यह किया गया था। तो एक थी संचित निधि बना दिया गया था जिसमें जो भी धन निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, एक पूरी उसकी नियम प्रक्रिया होती है कि संसद का जब सत्र चल रहा होता है तो एक बाकायदे एक विधेयक लाया जाता है और उस विधेयकों को चाहे विनियोग विधेयक लेकर आए चाहे अनुपूरक अनुदान विधेयक लेकर आए, उनको पारित कराओगे, जब पारित होगा तब धन कोई पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन कभी होता है ना कि कोई सत्र नहीं चल रहा, संसद के सदनों का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है,
चाहे संसद या राज्यों की विधानसभा में सत्र ही नहीं चल रहे हैं, सत्रावसान की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में कोई अचानक कोई आपदा आ गई, जैसे कोरोना आ गया था, कोई बाढ़ आ गई, किसी क्षेत्र विशेष में कोई महामारी आ गई, कोई रोग, अब उसके नियंत्रण करने के लिए धन की जरूरत है, तो कटोरा लेके मांगेंगे क्या? तो इसीलिए किया गया है कि आकस्मिक निधि होती है आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, ये लाया गया था। और इसमें क्या होता है, विधानमंडल का नियंत्रण तो बना रहता है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अगर इससे कोई धन निकालना है तो सबसे पहले क्या होता है कि राज्यपाल अनुमति दे देता है और धन निकाला जा सकता है। और जो भी इससे पैसा खर्चा हुआ है वो बाद में जो संचित निधि से इसमें फिर से भर दिया जाता है। तो इस तरह से विधानमंडल का इसमें क्या कहते हैं, नियंत्रण भी बना रहता है, तो इसलिए होता है। और उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, आप जानते ही हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, इतनी ज्यादा विषमता मौजूद है, तो यहाँ भी जरूरी है आकस्मिक निधि के। तो वही देखते हैं, चलिए उत्तर में क्या दिया हुआ है। राज्य की आकस्मिक निधि वह निधि होती है जिसमें आकस्मिक और अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति की जाती है। यह निधि राज्यपाल के व्ययनाधीन होती है, यानी राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर व्यय कर सकता है। राज्यपाल के व्यय के अधीन होती है, राज्यपाल जो भी व्यय करेगा वो मंत्री परिषद जो होती है उसको सहायता देने वाली, उसी की सहायता से करेगा, वही सलाह देगी कि या इस क्षेत्र में बाढ़ आई है, इतना पैसा इससे निकाल लो। तो राज्यपाल के व्ययनाधीन होती है। आकस्मिक निधि से खर्च की गई धनराशि बाद में, ठीक है, राज्य विधानमंडल की अनुमति से राज्य की संचित निधि से पूरित कर दी जाती है। यानी जो पैसा इससे संचित आकस्मिक निधि से निकाला जाता है वो बाद में फिर से भर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए विधानमंडल का नियंत्रण भी बना रहता है। आकस्मिक निधि की आवश्यकता क्या होती है? इसका गठन इसलिए किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर आकस्मिक खर्चों के लिए विधानमंडल की स्वीकृति के बिना, क्योंकि विधानमंडल से जब भी कोई बिल लेके आएंगे उसमें पास करने में समय लगेगा, पारित होगा, कोई सदस्य समर्थन करेगा, कोई नहीं करेगा, तो इसीलिए राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के बिना ही इस निधि से धन निकाला जा सकता है। चूंकि यह निधि राज्यपाल के व्ययनाधीन होती है, अतः राज्यपाल की अनुमति से ही आकस्मिक खर्चों की पूर्ति इस निधि से की जा सकती है। अब इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद एक तरफ है एक संसद की संचित निधि, एक तरफ है संसद की आकस्मिक निधि, एक तरफ है राज्य की आकस्मिक निधि। तो संविधान के अनुच्छेद 267 के 1 के तहत संसद की आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 267 के 2 के तहत राज्यों की आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है। 267 के 2 में क्या कहा गया है? यह राज्यपाल के व्ययनाधीन आकस्मिक निधि का गठन किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार आकस्मिक निधि से धन निकासी हेतु राज्य विधानमंडल की अग्रिम आवश्यकता नहीं होती है, यानी अग्रिम अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, राज्यपाल के व्ययनाधीन होती है, राज्यपाल की अनुमति से इससे धन निकाला जा सकता है। परंतु आकस्मिक निधि से खर्च की गई जो धनराशि होती है बाद में राज्य विधानमंडल की अनुमति से पूरित की जा सकती है या पूरित की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए आकस्मिक निधि का क्या महत्व? तो उत्तर प्रदेश के लिए उसका क्या महत्व? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चूंकि पूछ रहा है तो वही करेंगे। जो हमारे उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ करीब 24 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है, और इसलिए आकस्मिक कभी भी धन की आकस्मिक आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि संचित निधि से धन निकासी है तो राज्य विधानमंडल की अनुमति अनिवार्य होती है। क्योंकि संचित निधि होती है आकस्मिक निधि, तो संचित निधि से धन निकालना है तो राज्य विधानमंडल की अनुमति आवश्यक होती है। अतः विधानमंडल की सत्र में न रहने पर आकस्मिक धन की पूर्ति के लिए ही आकस्मिक निधि की आवश्यकता होती है। इस निधि से राज्यपाल की अनुमति से ही धन निकाला, यानी इसमें कई चीजें दोहराव गई हैं, मेन चीज वही है, निकाला जा सकता है, आकस्मिक खर्चों की पूर्ति की जा सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आकस्मिक निधि अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आकस्मिक खर्चों की जरूरत कभी भी बढ़ सकती है, इस बात को ध्यान में रखकर ही आकस्मिक निधि के गठन का प्रावधान संविधान में किया गया है। यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का परिणाम है, ठीक है। इस निधि से धन वही किया जाता है कि बाद में क्या होता है, विधानमंडल की अनुमति से बाद में इस खर्च की पूर्ति की जाती है और इससे सार्वजनिक व्यय पर विधानमंडल का भी नियंत्रण बना रहता है। जो अगला हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताते हुए उत्तर प्रदेश की राजभाषा की प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। यानी राजभाषा बताना है क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होती है बताना है, और उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है उसकी प्रासंगिकता बताना है। तो अगर इसको आसान भाषा में समझे कि राजभाषा क्या होती है, राजभाषा होती है राजकाज की भाषा, जो शासन चलाने के लिए किसी भी प्रदेश में या राज्य में, किसी भी देश में जो भाषा शासन प्रशासन की भाषा होती है, राजकाज की भाषा होती है, उसे राजभाषा कहते हैं। जबकि सामान्य जन द्वारा, आम जन द्वारा बिना किसी अनिवार्यता के, बाध्यता के बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, जो कि
जिससे भावनात्मक लोगों को लगाव होता है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये देशव्यापी भी हो सकता है। ठीक है, ये भावनात्मक इससे लगाव होता है, इसको लोक मान्यता प्राप्त होती है। तो ये चीजें होती है। तो चलिए देखते हैं हमारी किताब में क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 17, भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के 1 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। यानी हमारे जो भाग 17 अनुच्छेद 343 के 1 में बताया गया है कि जो संघ की, हमारा भारत एक संघ है और संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है, 343 के 1 में। और 344 से लेकर 51 तक इसके विकास के लिए, जो हिंदी और लिपि देवनागरी, इसके विकास के लिए संवैधानिक व्यवस्था की गई है। चूंकि ये राजभाषा, इसका विकास किया जाना चाहिए। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर होता है, चूंकि जो अंतर हमको यहाँ देखने को मिलेगा। राष्ट्रभाषा के बारे में क्या लिखा है, वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के जन सामान्य द्वारा किया जाता है। तो देखिए अंतर क्या होता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, चूंकि हम आगे पढ़ के आए हैं। राजभाषा होती है सरकारी राजकाज की भाषा, जो सरकारी कार्य संचालनों में, ऑफिसों में, विभागों में प्रयोग होती है। इसकी एक सीमा होती है, ठीक है, इसको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, इसके प्रयोग की बाध्यता होती है। ठीक है, तो ये राज्य की संपर्क की भाषा होती है। राज्य जब किसी दूसरे राज्य से या किसी विदेश से या किसी सरकार से पत्राचार करेगा तो उसी भाषा में करेगा। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। राजभाषा जो होती है, इसको संवैधानिक मान्यता होती है, इसका प्रयोग सीमित क्षेत्रों में होता है, सरकारी कामकाज की भाषा होती है, सार्वजनिक संस्थानों में इसका प्रयोग किया जाता है। राज्य विशेष की संपर्क भाषा होती है और राज्य की प्रयोजन की भाषा होती है। राज्य की विभिन्न कार्यों के लिए, अपने प्रयोजन के लिए इसको प्रयोग करता है। जबकि राष्ट्रभाषा की बात करें तो इसका जो इसका क्षेत्र जो होता है विस्तृत होता है, देशव्यापी होता है। ये पूरे हो सकता है पूरे देश की संपर्क भाषा, और इतना ही नहीं, कभी कभी देश से बाहर भी इसका प्रसार होता है। जैसे बांग्ला भाषा बोली जाती है तो केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बोली जाती है, बांग्लादेश में भी लोग वही भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है, इससे लोगों का भावनात्मक लगाव होता है, ये इसको लोक मान्यता प्राप्त होती है। ये आम जन की भाषा होती है, प्रयोग की कोई इसमें सीमा नहीं होती, कोई बाध्यता नहीं है, सार्वजनिक प्रयोग की अनिवार्यता नहीं होती कि आपको यही भाषा बोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है राजभाषा, राष्ट्रभाषा में अंतर होता है। निष्कर्षतः भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित कर देश की राजभाषा से एकाकार कर लिया गया है, जो राज्य की आम जनता की भावनाओं का प्रतीक है। तो प्रश्न शुरू करते हैं, क्या है हमारा राजनीतिक दल की, प्रश्न कह रहा है राजनीतिक दल की परिभाषित दीजिए। उत्तर प्रदेश में कौन से राजनीतिक दल मौजूद हैं, संक्षिप्त में परिचय दीजिए। यानी कौन कौन से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक, 3 प्रश्न है, यानी 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। एक राजनीतिक दल की परिभाषा पूछ रहा है, दूसरा पूरा उत्तर प्रदेश में कौन से राजनीतिक दल होते हैं। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल लोगों का स्वैच्छिक संगठन होता है जिसमें एक समान सामाजिक आर्थिक प्रश्नों पर लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, एक समान राजनीतिक आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे कोई कह रहा है राजनीतिक आर्थिक प्रश्न क्या होते हैं, जैसे राजनीतिक आर्थिक प्रश्नों पर लोग एक होते हैं, एक साथ समान विचारधारा वाले लोग आते हैं। समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र लेकर आएंगे, कोई कह रहा है हम समाजवादी शासन की स्थापना करेंगे, कोई कह रहा है हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन की स्थापना करेंगे। तो एक समान सामाजिक आर्थिक उद्देश्य से ये शासन पर आते हैं और राजनीतिक आर्थिक साधनों से सरकार चलाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं राजनीतिक दल। तो चलिए उत्तर पढ़ते, उत्तर में क्या दिया हुआ है। राजनीतिक दल के बारे में क्या बताया, राजनीतिक दल शासन शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित ऐसा संगठन होता है। यानी शासन शक्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित ऐसे संगठन होते हैं, जो राजनीतिक दल की बात करें, ये ऐसे संगठन होते हैं शासन शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित, जिसमें राजनीतिक आर्थिक प्रश्नों पर समान विचारधारा वाले लोग सम्मिलित होते हैं। राजनीतिक आर्थिक प्रश्न पे की राजनीति के मामले में हम कहेंगे हम ये स्थापित कर देंगे, हम समाजवादी शासन ले आएंगे, हम सभी को रोजगार दे देंगे, जिसमें राजनीतिक आर्थिक प्रश्नों पर समान विचारधारा वाले लोग सम्मिलित होते हैं। राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय होता है जिसका निर्माण किसी सिद्धांत अथवा नीति के समर्थन के लिए किया जाता है और जो संवैधानिक उपायों द्वारा सरकार का संचालन करने का प्रयास करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में विचारधारा के आधार पर कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। विचारधारा के आधार पर कई तरह के, एक होते हैं रूढ़िवादी दल, एक उदारवादी दल, एक सुधारवादी दल, एक प्रतिक्रियावादी दल, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो रूढ़िवादी वो होते हैं जो अपनी यथास्थिति में विश्वास करते हैं कि जो है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उदारवादी ये होते हैं जिनका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना होता है। एक होते हैं
सुधारवादी, तो सुधारवादियों में सुधार करना नहीं है, विद्यमान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था को स्थापित करना है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सक्रिय, प्रश्न का जो अगला भाग था, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय राजनीतिक दल की बात करें, जो राष्ट्रीय दल है, राज्य स्तरीय दल है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम जानते हैं, तो सबको पता होगा राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं और राज्य स्तरीय। राष्ट्रीय दल में आती है हमारी बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, और राज्य स्तरीय दलों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल। अब इनके बारे में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हो तो ठीक है। बीजेपी का गठन 1921 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी। यानी बीजेपी की स्थापना 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में किया गया था, और इसके पहले अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कांग्रेस क्या थी? यही वो 1885 वाली कांग्रेस है, वही अभी तक चली आई। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बजंत्री। बीएसपी की स्थापना कांसीराम जी ने की थी। इस पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल, चूंकि 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन होता है, इसीलिए इस पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को की गई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? कांसीराम। यानी 80 में बीजेपी आई है और 84 में बीएसपी आई है। ठीक है। समाजवादी पार्टी की स्थापना बहुत बाद में हुई, ये 92 में हुई। इसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव जी ने की थी, और ये उत्तर प्रदेश की प्रभावशाली पार्टियों में आती है। राष्ट्रीय लोक दल की बात करें, इस पार्टी की स्थापना 96 में चौधरी अजीत सिंह द्वारा की गई थी। यह उत्तर प्रदेश की एक राज्य स्तरीय पार्टी है। निष्कर्ष रूप में देखें तो राजनीतिक दल केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संवैधानिक रूप से शासन चलाने में सहयोग करते हैं। चाहे जो दल हो, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संवैधानिक रूप से शासन चलाने में सहयोग करते हैं। सत्ता पक्ष पर शासन चलाने की जिम्मेदारी होता है, तो वहीं विपक्ष उसे निरंकुश होने से रोकता है। अतः स्वस्थ लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों को ईमानदार नेताओं को ही जिम्मेदारी देनी चाहिए, जिससे कि देश संवैधानिक रूप से चलता रहे। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी हमने राष्ट्रीय दलों के बारे में या राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से दल है उनके बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी में है, राजनीतिक पार्टियां में, और क्षेत्रीय पार्टी में। क्षेत्रीय पार्टी में जैसे मान लो कि रालोद हो गई, राष्ट्रीय लोक दल हो गया, जो हमारे वो राजा भैया जिसको कहते हैं, उनकी भी एक पार्टी, वो क्षेत्रीय पार्टी हो गई। तो चलिए समझते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की क्या विशेषताएं होती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इनको आसान भाषा में समझे तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? क्षेत्र विशेष की समस्याओं को लेकर सामने आती है, किसी क्षेत्र विशेष से अपनी अपनी पहचान को जोड़ती है, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाती हैं। ठीक है। और ये किसी क्षेत्र विशेष में सीमित होती हैं। ये जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की क्या विशेषता है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या होती हैं कि क्षेत्रीय हितों की बात करती हैं। ठीक है। कोई क्षेत्र विशेष है, अगर किसी विकास में पीछे छूट गया है, तो वहां पे एक पार्टी आ जाएगी जो उस क्षेत्र का विकास करेगी, जो क्षेत्रीय हितों की बात करेंगे। ये विशेष राज्य या विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं। क्षेत्र आधारित कोई मांगे होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उनका पोषण करती है, उनकी बात करती है। ये किसी क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष के मुद्दों के आधार पर सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य रखती हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत क्षेत्रीय स्वायत्तता बढ़ाना इनका राजनीतिक आकांक्षा होती है। क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त करना, किसी क्षेत्र विशेष को अधिक से अधिक अधिकार देना, अधिकारों की रक्षा करना। प्राथमिक रूप से ये स्थानीय असंतोष का लाभ उठाती हैं। होता क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में आप जानते हैं कोई क्षेत्र विशेष है और उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा, तो वहां के लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाएंगे और विकास कार्यों के लिए मांग करने लगेंगे, दल का गठन कर लेंगे, अपनी मांगे संगठित रूप से उठाएंगे, तो उससे क्षेत्रीय दलों का गठन हो जाएगा। ये क्षेत्रीय दल होते हैं विशेष धार्मिक, भाषाई या नरजातीय समूह के साथ अपनी पहचान को जोड़ते हैं। इनका भूमिका क्या होती है? तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण भी है, ये देखा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल अगर रहते हैं तो उनके पास विकल्प रहते हैं। जो मतदाता होते हैं, जैसे वोट डालने वाले होते हैं, उनके पास राष्ट्रीय दल भी होते हैं, राज्य स्तरीय दल है, क्षेत्रीय दल, उनके पास विकल्प होते हैं कि जो अच्छा काम करेगा हम उसको देंगे। एक दल का वर्चस्व नहीं बन पाता है। ठीक है। जमीनी स्तर पर क्षेत्र विशेष के मुद्दों पर सरकार का ध्यान दे जाता है, केंद्र सरकार की तानाशाही रवैया रुकता है। ठीक है।
और क्षेत्रीय कारकों के प्रति जिम्मेदार हो पाती है जो केंद्रीय नेतृत्व होता है, नहीं तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो चलिए देखते हैं कि करके ये क्या करता है, एक दलीय वर्चस्व को चुनौती देता है जो कांग्रेस के पराभव का भी कारण बनी। एक दलीय क्षेत्रीय दल होते हैं जो एक दलीय वर्चस्व होता है उसको चुनौती देते हैं, केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये पर रोक लगाते हैं, राज्य में लोकतंत्र को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया का विस्तार करते हैं, जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया ले आते हैं, लोकतंत्र केंद्रीय नेतृत्व को क्षेत्रीय कारकों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाते हैं, केंद्र राज्य संबंधों की प्रवृत्ति और प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं, यानी सुधारने का काम भी काम करते हैं और इससे बिगड़ते भी हैं कभी कभी। क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर अभिशासन के साथ स्थित सरकारें देते हैं, मतदाताओं को चुनाव में अधिक विकल्प प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति के बाद क्षेत्रीय दलों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। पहले गठबंधन आया था, पहले कांग्रेस का सरकार होता था, फिर गठबंधन की सरकार बनने लगी, उसके बाद क्षेत्रीय दलों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। सपा जैसे क्षेत्रीय दलों ने न तो राज्य में कई वर्षों तक शासन भी किया, बसपा ने भी शासन किया। बसपा जो पहले क्षेत्रीय दल था, राष्ट्रीय दल तक पहुंचने में सक्षम हुआ। अतः क्षेत्रीय दलों ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया, अपितु राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया। राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करने में उन्होंने सफलता पाई। निष्कर्षतः यह सत्य है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का राजनीति में उदय क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ही हुआ है तथा इन दलों का मुख्य ध्यान भी राष्ट्रीय न होकर क्षेत्रीय भी ही था। फिर भी किसी क्षेत्र को अनदेखा करके राष्ट्रीय विकास अन्याय ही रहेगा। यानी ये बात सही है कि क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल होते हैं क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, लेकिन आप किसी राष्ट्र का विकास करना है, सतत विकास करना है, तो किसी भी क्षेत्र को इग्नोर आप कर ही नहीं सकते हो, ये तो राष्ट्रीय विकास में अन्याय ही होगा। अतः क्षेत्रीय दलों को न सिर्फ उस राज्य के विकास का ध्यान रखना चाहिए, और इससे क्या क्षेत्रीय दलों ने न सिर्फ उस राज्य का ध्यान विकास में पीछे छूट गए क्षेत्रों की ओर आकृष्ट किया, यानी विकास में जो क्षेत्र पीछे छूट गए थे उनकी तरफ राष्ट्र स्तर का ध्यान गया, केंद्रीय पार्टियों का ध्यान गया कि ये पार्टी को अपने में मिला लो। अपितु तो राष्ट्रीय राजनीति में भी क्षेत्रीय समानता को प्रोत्साहित करने में सफलता मिली। तो चलिए देखते हैं शुरू में क्या दिया है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की क्या विशेषताएं हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की विशेषता में, तो क्षेत्रीय दल होते क्या है, तो पहले लिख देंगे क्षेत्रीय दलों की क्या विशेषताएं। तो सबसे पहले क्षेत्रीय दल होते क्या है ये लिखेंगे, फिर विशेषताएं ये वाली लिख देंगे, फिर क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या होती है, तो इनका ये महत्व होता है। तो ऐसे सामान्यतः क्षेत्रीय राजनीतिक दल ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं को लेकर राजनीति में प्रवेश करते हैं, यानी किसी क्षेत्र विशेष की राजनीतिक समस्या है, कोई मुद्दे हैं, उनको लेकर राजनीति में प्रवेश करते हैं। ये प्राय क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होते हैं, लेकिन कभी कभी क्षेत्रीय दल राज्य स्तर के दल या राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचने में कामयाब होते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, तो इस तरह से हम विशेषताएं देख लेते हैं कि क्षेत्र के हितों की बात करते हैं, विशेष राज्य तक सीमित होते हैं, क्षेत्र आधारित मांगे करते हैं, स्थानीय मुद्दों को आधार पर न कर सत्ता में आते हैं, प्राथमिक रूप से स्थानीय असंतोष से संबंधित होते हैं, इनका महत्व क्या होता है, ये सारी चीजें हम जो अगला हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है वो है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। पूछ रहा राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो सीधा सा बात है, जो हम जानते हैं जैसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है वैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग होता है। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अंतर होता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो हमारे सांसद होते हैं उनका चुनाव करता है, जो संसद से संबंधित सदस्य होते हैं, और विधायकों का चुनाव वही संपन्न कराता है। ऐसा नहीं कि राज्य निर्वाचन आयोग हो तो विधायकों का चुनाव कराएगा, विधानमंडल का चुनाव कराएगा, नहीं, विधानमंडल का चुनाव और संसद में जो भी चुनाव होते हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी कराता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का काम यह होता है कि जो राज्य में चुनाव होते हैं, जो स्थानीय लोकल बॉडीज होती है, स्थानीय निकाय होते हैं, चाहे शहरी स्थानीय निकाय हो, चाहे ग्रामीण स्थानीय निकाय हो, चाहे क्या कहते हैं ग्राम पंचायत हो, चाहे ब्लॉक पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पालिका परिषद हो, ये जितने भी चुनाव होते हैं इनको कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, तो कौन कौन कराता है, और ये किसके, ग्राम पंचायत का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सभी का चुनाव कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और इसके साथ साथ इसके क्या क्या काम होते हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, जो हमारे ग्राम पंचायत होती है,
और जो शहरी नगर निकाय होते हैं उनसे संबंधित मतदाता सूची बनाता है। मतदाता सूची क्या होती है कि कौन कौन वोट डाल सकता है, ये पूरी लिस्ट तैयार करता है। चुनाव की तारीख तय करता है, जो इनके चुनाव होते हैं शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, ग्राम पंचायत होती है, इनकी चुनाव की डेट भी तय करता है कि कब चुनाव होने हैं, कब नामांकन होगा, मतलब प्रत्याशी होती कब नामांकन देने आएंगी, कब वोटिंग होगी, कब तक गिनती होगी, और गिनती हो जाने के बाद में जो विजयी प्रत्याशी होता है उसके लिए नतीजे घोषित करता है, किसने जीत हासिल की, ये पूरा तरीके से बताता है। ठीक है, ये चुनाव कराता है। पूरा चुनाव कराने का काम, संचालन करने का काम, चुनाव की देख रेख करने का काम, धांधली रोकने का काम इसी का होता है। चुनाव बैलेट पेपर से कराएगा, ईवीएम से कराएगा, यही कराएगा। ये आचार संहिता को लागू करता है और सभी उम्मीदवारों से इसका पालन करवाता है, नियमों का जरूरी पालन करवाता है। ये इसलिए जरूरी होता है, इसका उद्देश्य ये होता है, महत्व ये होता है कि ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके, किसी उम्मीदवार को धांधली का मौका न मिल सके और जनता सही नेता का चुनाव कर सके, सही नेता चुन सके, और हमारा जो लोकतंत्र है वो जमीनी स्तर पर मजबूत हो सके। तो इसलिए होता है राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो राज्य निर्वाचन आयोग की सबसे पहले संरचना बात कर रहा है, फिर कार्य बात कर रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक में क्या होता है, संरचना में अगर बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार और उसी प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं, इसका काम होता है निर्वाचक नामावली तैयार करना, इन मतदाता सूची तैयार करना, चाहे शहरी स्थानीय निकाय हो चाहे ग्रामीण स्थानीय निकाय। पंचायतों के, नगर निकायों के चुनाव को संपन्न कराने का इसका काम होता है। नगर निकायों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन कराना, चुनाव प्रक्रिया की देख रेख करना, ये सारे निर्देशन करना, सारे काम इसी को होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है वो संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है। और भारत के निर्वाचन आयोग के भांति, जिस प्रकार से भारत का निर्वाचन आयोग है उसी भांति राज्य निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका महत्व क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का महत्व उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या है, यानी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग का महत्व। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी वाला राज्य है, 24 उत्तर प्रदेश 24 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य, और इतनी बड़ी आबादी में पंचायत और नगर निकाय चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अपने गठन के बाद से ही निरंतर सुधार करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि पंचायत व नगर निकाय के चुनाव न्यूनतम कमी के साथ आज संपन्न करा रहा है। इसका महत्व क्या होता है, महत्व यही होता है कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना, गुंडागर्दी, बूथ कैंपेनिंग पर लगाम लगाना, पंचायत और नगर निकायों के चुनाव में निरंतर सुधार करते रहना, लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाना, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना, ईवीएम के प्रयोग द्वारा या बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराना और फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाना। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 73वां संविधान संशोधन 1993 पास हुआ था, उसके बाद ये सब गठन किए गए। इसी प्रकार से राज्य वित्त आयोग गठन किया गया था, उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 हुआ था। तब से लेकर अब तक राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और नगर निकायों के चुनाव में कई सुधार किए हैं तथा चुनावों को निष्पक्षता से कराने पर जोर दिया है। पहले की तुलना में फर्जी मतदान, बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं पर प्रभावी रूप से लगाम लगी है और इसमें उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का काफी सफलता हासिल की है। 73वें संविधान संशोधन के बाद गठित राज्य निर्वाचन आयोग ने जनता में लोकतांत्रिक भावना का विकास किया है, लोकतंत्र की भावनाएं जड़ें गहरे की हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराकर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी महत्ता सिद्ध कर चुका है। नए नए प्रयोगों और नियमों के माध्यम से भी निष्पक्षता आई है, गुंडागर्दी कम हुई, जिससे लोगों की पंचायत व निकाय चुनाव में भागीदारी बढ़ी। इस प्रकार से जो 8 क्वेश्चन, करीब 8 या 9 क्वेश्चन थे, इस पार्ट के 9 क्वेश्चन थे वो पूरे हुए और हमारा पूरा चैप्टर पूरा हो गया।